सभी लॉन्ग जंप एथलीट्स हवा में साइकिलिंग क्यों करते हैं? क्या आपको भी अपनी लॉन्ग जंप बढ़ाने के लिए साइकिलिंग सीखना चाहिए? अगर हाँ, तो आप साइकिलिंग कैसे सीख सकते हो? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल हैं तो अगले 10 मिनट में आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि साइकिलिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रहती है लॉन्ग जंप के लिए और इससे आपकी जो लॉन्ग जंप है वो कैसे बढ़ सकती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि साइकिलिंग होती क्या है। साइकिलिंग एक तरह की फ्लाइट की टेक्निक है। अब ये फ्लाइट क्या होता है? फ्लाइट वो पार्ट रहता है आपकी लॉन्ग जंप का जब आप हवा में रहते हो, मतलब टेक ऑफ के बाद और लैंडिंग से पहले जितने टाइम आप हवा में रहते हो तब आप जो भी एक्शंस लेते हो उसे हम बोलते हैं फ्लाइट की टेक्निक। अब क्या फ्लाइट की सिर्फ एक ही टेक्निक है साइकिलिंग जो कि सब एथलीट्स करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्लाइट की हमारे पास 4 टेक्निक होती है। अब कौन सी टेक्निक्स है उन्हें देख लेते हैं। फ्लाइट की सबसे पहली टेक्निक रहती है सेल टेक्निक, दूसरी रहती है हैंग टेक्निक, थर्ड रहती है हिच किक जिसे हम साइकिलिंग भी बोलते हैं, और जो फोर्थ है वो है डबल हिच किक। अब इन चारों टेक्निक में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम सेल टेक्निक को देखते हैं। सेल टेक्निक सबसे ज़्यादा बेसिक टेक्निक है। इसमें जो भी एथलीट जंप करता है वो जंप करने के तुरंत बाद अपने दोनों पैरों को अपनी बॉडी के आगे एक्सटेंड करता है और सीधे जाके लैंडिंग करता है। जितने भी बिगिनर एथलीट रहते हैं या फिर जो भी आर्मी या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम के फिजिकल के लिए तैयारी करते हैं वो ज़्यादातर सेल टेक्निक को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और आप काफ़ी जल्दी सीख सकते हो। इसमें आपको बस जंप करना है और अपने दोनों पैरों को अपनी बॉडी के आगे एक्सटेंड करना है। इसके बाद जो दूसरी टेक्निक रहती है वो रहती है हैंग टेक्निक। हैंग टेक्निक में जो एथलीट रहता है वो जंप करने के बाद अपनी बॉडी के साथ एक आर्क बनाता है और आर्क बनाने के बाद वो अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों को आगे सेल टेक्निक के जैसे ही एक्सटेंड करता है। हैंग टेक्निक काफी कम लोग यूज करते हैं। पहले के टाइम पे इसे यूज किया जाता था, लेकिन अभी बहुत ही कम लोग इसे यूज करते हैं। ज्यादातर जो फीमेल एथलीट्स रहती हैं वो हैंग टेक्निक को यूज करती हैं, लेकिन अभी बहुत सारी फीमेल एथलीट्स भी हिच किक ट्राई करने लगी हैं। अब जो थर्ड टेक्निक है वो है हिच किक। इसमें एथलीट जंप करने के बाद अपने पैर से एक साइकिल कंप्लीट करता है और फिर दोनों पैरों को एक्सटेंड करता है और लैंडिंग करता है। जैसे आप ये वीडियो में देख सकते हो कि जो हिच किक है वो किस तरह की टेक्निक है। सेम ऐसे ही जो डबल हिच किक रहती है उसमें जो एथलीट है वो 2 बार साइकिलिंग करता है। जैसे आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो कि एथलीट ने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद एथलीट ने दूसरा साइकिल भी कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद एथलीट ने लैंडिंग करी है। आई होप आप चारों टेक्निक के बारे में समझ गए हो कि इन्हें किस तरीके से करते हैं। अब ये 4 तरह की टेक्निक है, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो एथलीट्स रहते हैं वो हिच किक को ही क्यों करते हैं, या फिर आपको इनमें से कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए, उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जो फ्लाइट की टेक्निक रहती है उसका सबसे ज्यादा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। हम फ्लाइट की टेक्निक इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा फॉरवर्ड रोटेशन बच जाए। फॉरवर्ड रोटेशन क्या होता है? जब भी कोई एथलीट जंप करता है तो टेक ऑफ के बाद उसकी जो अपर बॉडी आगे की तरफ झुकने लगती है, और अगर हमारी अपर बॉडी आगे झुकेगी तो उसकी वजह से हमारे जो पैर है पैर भी आगे जल्दी झुकेंगे और हमारी लैंडिंग काफी जल्दी हो जाएगी। अगर हमारी लैंडिंग जल्दी हो जाएगी तो इससे क्या होगा? हमारा एयर टाइम कम होगा, मतलब हम हवा में काफी कम टाइम के लिए रह पाएंगे, और अगर हम हवा में कम टाइम के लिए रहेंगे तो हमारी लॉन्ग जंप का डिस्टेंस भी कम होगा। फॉरवर्ड रोटेशन को अच्छे से समझने के लिए हम इस वीडियो को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एथलीट है, एथलीट ने एक साइकिल कंप्लीट करा है और उसके बाद अपने दोनों पैरों को एक्सटेंड कर लिया है और यहाँ से एथलीट लैंडिंग करने वाला है। अगर हम इस पोजीशन पे वीडियो को पॉज कर दें, अब ये एथलीट एक इंटरनेशनल लेवल एथलीट है और इसने अपनी फ्लाइट की टेक्निक पे काफी ज्यादा ध्यान दिया है और इसकी जंप में फॉरवर्ड रोटेशन नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से जो एथलीट है उसकी लैंडिंग इस तरह से होगी। अब अगर हम फिर से उस पोजीशन पे चले जाएं, अगर इस एथलीट की जंप में फॉरवर्ड रोटेशन होता तो क्या होता? इसकी अपर बॉडी आगे की तरफ झुकती, और क्योंकि अपर बॉडी आगे झुकती तो इसके पैर भी नीचे झुकते, और अगर एथलीट के पैर आगे नीचे की तरफ झुक जाते तो एथलीट की लैंडिंग इस जगह पे होती। और हमने इससे पहले देखा कि जब फॉरवर्ड रोटेशन नहीं हुआ था तब एथलीट की लैंडिंग यहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अगर हमारी जंप में फॉरवर्ड रोटेशन होगा तो हमारी जो लैंडिंग है वो काफी जल्दी हो जाएगी, और ऐसे में हमारी लॉन्ग जंप का डिस्टेंस भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो इसी रीजन की वजह से काफी सारे एथलीट्स हिच किक ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर हम हवा में साइकिलिंग करते हैं तो उससे हमारा फॉरवर्ड रोटेशन कम हो जाता है। अब आपको साइकिलिंग सीखना है या नहीं सीखना है ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रेजेंट की जंप कितनी है। अगर आपकी जंप अभी 5 मीटर से ज्यादा आ रही है तो आपको हिच किक ट्राई करना चाहिए, और वहीं पे अगर आपकी जंप 5 मीटर से कम आ रही है तो आपको हिच किक पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लॉन्ग जंप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपकी स्पीड और टेक ऑफ। अब आपकी स्पीड और टेक ऑफ अच्छा नहीं है, उसी वजह से आपकी जो जंप है वो 5 मीटर से कम है। अगर आप कोशिश करके हिच किक सीख भी लोगे तो उससे आपकी जंप बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। आपको सबसे पहले अपनी स्पीड और पावर पे ध्यान देना होगा, और अगर आपकी जंप 5 मीटर से ज्यादा आ रही है तो आप हिच किक सीख सकते हो। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि आपको 5 मीटर के बाद ही हिच किक सीखना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि अगर आपकी 5 मीटर जंप आ रही है तो इससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि आपका जो एयर टाइम है वो अच्छा खासा होगा, मतलब आप हवा में अच्छी खासी देर के लिए रहे होंगे तभी जाके आपकी जंप 5 मीटर आई है। अगर आपका वो एयर टाइम कम होता, मतलब आप हवा में कम देर के लिए रह रहे हो, अगर आप हवा में कम देर के लिए रहोगे तो आप उसमें इतने जल्दी एक साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो मिनिमम 5 मीटर आपको जंप करना है अगर आपको साइकिलिंग सीखना है। तो अगर आपकी जंप 5 मीटर से ज्यादा आ रही है और आपको साइकिलिंग सीखना है तो आप उसे कैसे सीखोगे? यूट्यूब पे एक चैनल है
एथलेटिक्स जंप और इस चैनल पे एक वीडियो है जिसकी मदद से मैंने खुद हिच किक सीखी थी। और अभी मेरे साथ जो 2 एथलीट ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्होंने भी इसी स्टेप को फॉलो करके हिच किक सीखा है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब 1-2 हफ्ते में आप रेगुलर प्रैक्टिस से हिच किक सीख सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस वीडियो की मदद से मैंने कैसे हिच किक सीखी थी। इस वीडियो में कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिनको बारी बारी से आपको फॉलो करना है अगर आपको साइकिलिंग सीखनी है। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, टेक ऑफ की पोजीशन को होल्ड करना है और उसके बाद में दूसरे पैर को आगे रख के लंजेस की पोजीशन को होल्ड करना है। अब अगला जो स्टेप रहेगा उसमें हमें इसी सेम चीज को हल्का सा जंप करके करना है। जंप करा है और दूसरे पैर को आगे रख के लंजेस की पोजीशन को होल्ड करा है। अब इसके बाद हमें इसी एक्सरसाइज को हल्का सा रनअप लेके करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एथलीट है उसने 3-4 स्टेप्स का रनअप लिया है और उसके बाद में जंप करके जो लैंडिंग पिट है उसमें लंजेस की पोजीशन पे आके वो होल्ड हुआ है। इसके बाद हमें फर्स्ट हिच किक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वॉकिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेक ऑफ की पोजीशन पे आ चुका है एथलीट। उसने एक पैर अपना जमीन पे रखा और उसका जो पीछे वाला पैर उसको आगे लाके लंजेस की पोजीशन को होल्ड करा है। अब अगले स्टेप में इसी चीज को हमें हल्का सा जंप करके करना होगा, मतलब जो हम पहला पैर रख रहे थे जमीन पे उसे रखना नहीं है, हमें जंप करके सीधे डायरेक्ट उस लंजेस की पोजीशन पे आना होगा। यहाँ पे अगर हम इसे स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एथलीट ने जंप कर लिया है, एक पैर से साइकिल किया है और दूसरा पैर आगे रख के लंजेस की पोजीशन पे आ चुका है। अब अगले स्टेप में इसी एक्सरसाइज को हमें रनअप के थ्रू करना होगा। यहाँ पे एथलीट ने 3-4 कदम का रनअप लिया है और जंप करके पहले पैर से साइकिल करके फिर से उसी लंजेस की पोजीशन पे आ चुका है। अब अगले स्टेप में हमें फिर से इसी ड्रिल को वॉकिंग में करना है और जो लास्ट में हमारा पैर पीछे बच गया था उसे आगे लेके आना है। और अब फिर एंड में जब हम लॉन्ग जंप करेंगे तब हमें इन सब चीजों को एक साथ लेके आना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एथलीट दौड़ के आया है और उसने टेक ऑफ कर लिया। यहाँ पे जो हमारी सबसे पहली लंजेस वाली पोजीशन थी उस पे आ चुका है एथलीट। इसके बाद एथलीट ने एक पैर से साइकिल किया है और फिर से दूसरे लंजेस की पोजीशन पे आ चुका है। और इसके बाद में जो पीछे वाला पैर है इसे आगे लेके आना होगा एथलीट को। और यहाँ पे ये वाला पैर भी आगे आ चुका है और एथलीट ने लैंडिंग कर ली। आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको बार बार देख सकते हो बाद में जब भी आपको टाइम मिले, और जितने ज्यादा ध्यान से आप इसे देखोगे और समझने की कोशिश करोगे आपके लिए उतना ज्यादा आसान रहेगा। अब बहुत सारे जो एथलीट्स हैं वो सिंगल हिच किक पहले से करते आ रहे हैं, अब उन्हें डबल हिच किक सीखने की जरूरत है या नहीं वो भी डिपेंड करेगा उनके एयर टाइम पे। एयर टाइम क्या होता है, टेक ऑफ के बाद और लैंडिंग से पहले आप हवा में कितनी ज्यादा देर के लिए थे। अगर आप हवा में 0.7 सेकंड से ज्यादा देर रह पा रहे हो तो फिर आपको डबल हिच किक सीखना चाहिए। अब डबल हिच किक कैसे सीखोगे आप, जैसे हमने इस वीडियो में हिच किक करना सीखा था सेम वैसे ही आपको नॉन टेक ऑफ लेग से एक बार हिच किक करना सीखना पड़ेगा। जब आप दोनों पैर से हिच किक करना सीख जाओगे उसके बाद आप अपने टेक ऑफ लेग से डबल हिच किक करना काफी जल्दी सीख पाओगे। मैंने भी इसी तरीके से करा था, पहले मैं राइट लेग से टेक ऑफ करता था और सिंगल हिच किक करता था, फिर उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक लेफ्ट लेग से टेक ऑफ किया और हिच किक करना सीखा। फिर जब मैं दोनों पैर से हिच किक कर पा रहा था उसके बाद जब मैंने इन दोनों हिच किक को मिक्स कर दिया तब वो डबल हिच किक काफी ज्यादा आसानी से होने लगी थी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लॉन्ग जंप सीखने के लिए काफी ज्यादा सीरियस हो। तो अगर आपको अपनी लॉन्ग जंप को और ज्यादा बढ़ाना है उसके लिए ऐसी 10 एक्सरसाइजेस है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी और उन एक्सरसाइजेस को करने से आपकी लॉन्ग जंप काफी जल्दी बढ़ भी जाएगी। तो अगर आपको जानना है कि वो 10 एक्सरसाइजेस कौन सी हैं तो उसके लिए आप ये साइड वाला वीडियो देख सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।